हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक हो रही होगी। तो ये जो वीडियो सेशन है ये है पहले चैप्टर का, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हम करने वाले क्या हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम करेंगे रियल नंबर्स के बारे में जानकारी। इंटीजर्स क्या होते हैं उसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार हम इंटीजर्स वर्ड से जुड़ेंगे, बार बार हम इंटीजर्स वर्ड का यूज करेंगे इस चैप्टर में, तो वो भी समझेंगे। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से पूरी तरह से चैप्टर भरा हुआ है ना। कि कहीं पे आपको कंपोजिट प्रूफ करना होगा, कहीं पे कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, कहीं प्राइम नंबर से, तो इसको ढंग से समझा जाएगा। एज वेल एज फैक्टर्स और मल्टीपल्स का ये चैप्टर है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ, जो आप कहते हो एलसीएम तो एम फॉर मल्टीपल, और एचसीएफ में एफ फॉर फैक्टर। तो ये फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन सबको अच्छे से समझा जाएगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ उन चीजों को लिया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी को ले लीजिएगा, अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, और उसके बाद से वीडियो की क्वालिटी को भी बढ़ा लेना ताकि अच्छा एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद से फिर पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करना। ओके, सो आई होप आर यू रेडी। हाँ, मतलब रेडी हो गया आप। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है रियल नंबर, आप हेडिंग डाल लो रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। रियल नंबर्स क्या होते हैं, दो तरह के बेसिकली नंबर्स होते हैं, राइट। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है रैशनल, रैशनल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर के एग्जांपल जैसे जो भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जहां पी और क्यू इंटीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। यानी कि रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, जो रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स उसको हम रैशनल बोलते हैं। जैसे कि 1/2 हो गया, -3/5 हो गया, 0 हो गया, है ना, 1 हो गया। ऑल सच नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आपने पढ़ा था 9th में कि रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जिसके बारे में हम डीपली अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स के अंदर होल नंबर भी आ जाता है, राइट। तो सारे के सारे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जहां पे पी और क्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। दैट इज द मैंडेटरी केस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि ये इंटीजर्स है कि नहीं। तो अगर इंटीजर्स हैं ये पी और क्यू, तो इन दैट कंडीशन ये रैशनल नंबर होगा। इररैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, जहां पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो आप ऐसे समझो कि दो इंटीजर्स के रेशियो में जो नंबर ना लिख पाओ उसको हम इररेशनल बोलेंगे। जैसे -5, अगर -5/2 लिख दिया था ना, तो ये इररेशनल नहीं हुआ, ये रैशनल होगा, क्योंकि -5 एक इंटीजर है और 2 जो है वो भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स का रेशियो मतलब ये रैशनल हो गया, इररेशनल नहीं हुआ। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जो दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं ले सकते, पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसका आंसर है √2, है ना, √5, √7। ये सब क्या होते हैं, ये सब इररेशनल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये जो 2 है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट एक इररेशनल नंबर होगा। इन सच वे अगर हम √4 की बात करें, तो √4 जो होगा ना वो 2 हो जाएगा। √4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2। और अगर √4 की वैल्यू 2 आ रही है तो एक रैशनल हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि स्क्वायर रूट हम किसका लेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 इज ऑल्सो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 किसी का स्क्वायर नहीं है भाई। तो अगर 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका जो रूट होगा, रूट, वो एक इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स, अब इसका रेशियो अगर आप लेते हो ना, जैसे मान लो आपने लिखा √5/4, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, फिर भी ये इररेशनल है। क्यों? क्योंकि √5 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो बस यही ध्यान रखना होता है कि दो रेशियो के इंटीजर के फॉर्म में अगर आप नहीं लिख पाते तो इररेशनल होता है। बाय द वे, तो रैशनल और इरेशनल का ये थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। आई होप कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना, इंस्टा पे पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो रियल नंबर्स में बेसिकली दो तरह के नंबर्स होते हैं जो कंस्टिट्यूएट करते हैं, जो रियल नंबर्स को बनाते हैं, जो मिलकर बनाते हैं। देखो, नंबर्स इनफाइनाइट है, रियल नंबर्स इनफाइनाइट है, उसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है, तो पहला पार्ट है रैशनल, ठीक है, रैशनल। और दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट है इररेशनल, ठीक है, इररेशनल। मतलब जो रियल नंबर्स है ना, वो दो ग्रुप से मिलके बनते हैं, दो परिवार से मिलके बनते हैं, एक रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर्स का। यानी कि अगर आप रियल नंबर को एक डब्बा बनाओ, रियल नंबर का एक डब्बा, तो इस डब्बे में एक तरफ रैशनल होगा, रैशनल, और दूसरी तरफ क्या होगा भाई साहब, दूसरी तरफ होगा इररेशनल,
ठीक है, मतलब इसमें भरे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आधा इरेशनल होगा आधा रैशनल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनफाइनाइट रैशनल है, इनफाइनाइट इरेशनल है। तो इसी में सब मिल करके जो है ये पूरा का पूरा बॉक्स बोलेंगे हम, पूरे पूरे बॉक्स को हम क्या बोलेंगे कि ये जो बॉक्स है ये अपना रियल नंबर का बॉक्स है, मतलब इसमें रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि रियल नंबर्स जो बने हुए हैं वो रैशनल और इरेशनल से मिलके बने हुए हैं। रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो आपको रियल नंबर्स अगर कोई पूछता है कि होता क्या, तो आप बोल दोगे कि कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। आइडिया इज क्लियर? अच्छा, इसको एक और तरीके से डिफाइन करते हैं रियल नंबर को, जरा इसको भी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया है, आपने एक नंबर लाइन बनाया हुआ है, ऐसे एक नंबर लाइन बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीच में होता है 0 और यहाँ पे होता है 1 2 3, है ना। और फिर इस तरफ क्या होता है, तो इस तरफ होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये जो नंबर्स है ना 1 2 3 -1 -2, ये सब इंटीजर्स हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो ये सब इंटीजर्स हो गए। अब ये इंटीजर्स के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इरैशनल होंगे। इसी के बीच में 0 और 1 के बीच में क्या होगा, इनफाइनाइट इरैशनल भी होगा, इनफाइनाइट इरैशनल। प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रैशनल होते हैं और इनफाइनाइट इरैशनल होते हैं। मतलब आप अनंत, जैसे हम 9th में सीखे भी थे हम लोग कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना और दो रैशनल नंबर के बीच में इरैशनल नंबर निकालना। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसमें इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरैशनल होते हैं। ठीक है, अब क्या है रियल नंबर्स, तो इस रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आप मिला देते हो तो ये रियल नंबर्स बनते हैं, जो कि एक नंबर लाइन पे होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि डेफिनेशन आप इसका ये भी दे सकते हो कि ऑल द पॉइंट्स, ऑल द नंबर्स, ऐसे लिख लो ऑल द नंबर्स, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, राइट। वो जितने भी नंबर्स हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, रियल लाइन, इसको भी याद रखना। तो जितने भी नंबर्स हैं जिसको आप एक नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सब के सब मिल करके क्या बनते हैं, वो सब के सब रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप एक चीज याद रखना कि अगर मान लो कहाँ यहीं पे कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है ए। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ए, तो ये जो ए होगा ना, ये या तो रैशनल होगा, ठीक है, रैशनल, या फिर क्या होगा, या फिर इरैशनल होगा। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, रैशनल या इरैशनल। अगर कोई नंबर ए है तो वो एक साथ रैशनल और इरैशनल दोनों नहीं हो सकता है भाई, या तो ये ए रैशनल होगा या इरैशनल होगा। जैसे आपके क्लास में, मान लो आपका ये क्लास है, ठीक है, और इसमें जो है सिर्फ बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, तो रैंडमली अगर कोई एक बच्चा इसमें से या बच्ची निकले तो वो या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक कोई निकले और वो लड़का भी हो लड़की भी, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल है कि नहीं? इम्पॉसिबल भाई साहब। तो अगर ये कोई बंदा निकला, मान लो ए निकला, तो ए जो होगा या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही जेंडर होगा। थर्ड जेंडर अगर आपके क्लास में नहीं पढ़ रहा है तो। ठीक है, तो अगर ये जो ए है वो निकला और वो गर्ल्स है या बॉयज है, दोनों में से एक है, उसी तरह से बिल्कुल ये है कि अगर क्लास, ये जो क्लास है ना रियल नंबर की क्लास, इसमें दो ही तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। और कोई एक नंबर अगर आप चूज करते हो तो या तो वो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अगर रैशनल है तो इरेशनल नहीं होगा, और अगर इरेशनल है तो रैशनल नहीं होगा भाई साहब। ये लाइन याद रखना आप। ठीक है, चलो क्लियर है क्या? तो अब तक हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स, इनमें दो कैटेगरी बनी हुई है। एक होता है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर का, और दूसरा होता है कैटेगरी किसका, इरैशनल नंबर का, इरैशनल। ओके, रैशनल नंबर्स में वी हैव अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जैसे इसको ना एक लाइन में अगर बोलना हो तो बोल सकते हो रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। क्या बोल सकते हो? रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स। ठीक है, बचपन से बहुत सारे डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे। एक डेफिनेशन ये भी होता था कि ऐसा नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाओ, जहां पे पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर्स होते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, है ना। बार बार ये इंटीजर आ रहा है, इंटीजर को समझना पड़ेगा।
ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तीन चीजें हैं बेटा, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो P अपॉन Q के फॉर्म में एक नंबर हो और P एंड Q इंटीजर्स हो और Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। अदरवाइज आप इन तीनों को एक शब्द में बोल सकते हो, आई मीन तीन शब्द में बोल सकते हो, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, रेशियो ऑफ इंटीजर्स या रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर। 1/2 -1/2 0 5 6 जितने भी नंबर्स हैं ये सब रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। इरैशनल नंबर्स में क्या होता है कि नॉट अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर, नॉट अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स, ये हमने देखा था। ठीक है, और याद रखिएगा कि रियल नंबर सिर्फ इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है। बाकी रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, वो बात की बात है। इरैशनल नंबर्स नॉट अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सब हमारे 10th क्लास का मुद्दा नहीं है, जो हम लोग 9th में पढ़ा था, उसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। उसके बाद से हम लोगों ने ये जाना कि रियल नंबर जो होते हैं, अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो नंबर लाइन पे जो रियल नंबर होता है, मान लेते हैं कहीं यहीं पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, नंबर लाइन पे एक पॉइंट है ए। इन दैट केस ये जो ए होगा ना, ए या तो रैशनल होगा, इधर इट इज रैशनल, और ये क्या होगा? इरैशनल होगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कि दो ही तरह के नंबर्स इस पे हो सकते हैं। अच्छा, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि भैया रैशनल तो हमने रिप्रेजेंट किया था, कैसे पता चलता है कि इस पे रैशनल भी होता है इरैशनल भी होता है? तो भाई साहब, आपने क्लास 9 में √2 को, √3 को, इन सबको रिप्रेजेंट किया था इस नंबर लाइन पे। आप इवन √9.8 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रूट में 7.3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये सब के सब नंबर्स जो हैं वो इरैशनल नंबर्स हैं। यानी कि इरैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक पॉइंट आप ले रहे हो ए, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो वो इरैशनल नहीं होगा, और अगर इरैशनल है तो रैशनल नहीं होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा भाई, या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा। ठीक है, अब अगर √2 की बात किया जाए तो √2 जो है वो क्या है? वो रैशनल नहीं है, वो क्या है? इरैशनल है। मैं रैशनल लिखने जा रहा था, लेकिन है क्या वो? इरैशनल। ठीक है, तो अगर √2 इरैशनल हो गया तो इरैशनल नहीं होगा, बड़ी छोटी सी बात है। ठीक है, अच्छा, इरैशनल का मतलब ही होता है ना, IR जिसके सामने लग जाता है, जैसे इर्रेगुलर। ठीक है, तो इरेगुलर, हाँ इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब जो रेगुलर ना हो, IR लग गया इसलिए इरेगुलर। वैसे इरैशनल का मतलब होता है जो रैशनल ना हो, ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो, दैट इज द थिंग। ओके, तो रियल नंबर्स मतलब आज से ये समझ जाओ कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? रैशनल और इरैशनल। ठीक है, याद रखना। चलो, अब उसके बाद से बात करते हैं इंटीजर्स का। कई बार अभी मैं जब पढ़ा रहा था, जब मैं बोल रहा था रैशनल रैशनल रैशनल, तो रैशनल में बार बार आ रहा था P अपॉन Q, और P एंड Q आर इंटीजर्स। सो बेसिकली ये इंटीजर्स होते क्या है? व्हाट आर इंटीजर्स? तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। भाई साहब, ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स? ना 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 ना। देखो, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि 1.5 -1.5 ले लो, या +1.5 ले लो, और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या इंटीजर है, तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से, जहां पे आप कह रहे हो कि पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वो इंटीजर्स बनता है, तो ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो आपके हिसाब से ये दोनों भी इंटीजर्स में ही आने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इंटीजर्स नहीं है, ये एक रैशनल नंबर्स है, इंटीजर्स तो नहीं है, राइट? तो फिर ये क्यों इंटीजर्स नहीं है? क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही गलत है। आपको याद रखना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। मैं इसको नोट डाउन कर दे रहा हूं और फिर समझाऊंगा। देखो, इंटीजर्स का मतलब होता है पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर, जो गिनती की संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब गिनती की संख्याएं होती है। तो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ बोल सकते हो या नेगेटिव काउंटिंग भी बोल सकते हो, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो, इनको जो मिला करके बनते हैं ना नंबर्स, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो 1.5 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर, और उसका नेगेटिव भी काउंटिंग नंबर नहीं है, मतलब काउंटिंग नंबर का नेगेटिव नहीं है ना 1.5 -1.5, तो इसलिए ये जो है ये इंटीजर्स नहीं। और ये डेफिनेशन भी गलत है, आज से ये डेफिनेशन याद रखना कि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर एंड जीरो, इन तीनों को मिला के बनते हैं इंटीजर्स। इन तीनों को मिला के, अब एग्जाम्पल के लिए काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर उसके बाद जीरो ले लेंगे, और नेगेटिव काउंटिंग नंबर का मतलब हो गया -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन
टिल इंफिनिटी। तो ये जो सेट तैयार हुआ ना, इसी को अपन बोलते हैं इंटीजर्स। इसके अलावा कुछ भी इंटीजर नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी इंटीजर नहीं होगा। काउंटिंग नंबर आप देख लेना 1 2 3 4, जो गिनती में आप आता है, गिनती में पॉइंट वगैरह गिनती में नहीं आता है। 1.5 1.6 ये सब गिनती में नहीं आता है। 2.1 गिनती में नहीं आता है। 2.0 गिनती का है, क्योंकि 2.0 का मतलब 2 होता है। अच्छा, किसको हम काउंटिंग नंबर बोलेंगे? क्या सेंस है काउंटिंग नंबर का? देखो यार, सिंपल सी बात है। काउंटिंग नंबर का ये सेंस होता है कि जब आप किसी चीज को कंप्लीटली गिन रहे हो, जैसे 4 5 रोटी रखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 रोटी रखा हुआ है, तो ये एक रोटी कंप्लीट है, ये दूसरा रोटी पूरा है, तीसरा चौथा, ये पांचों के पांचों रोटी पूरे पूरे हैं। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि हमने 5 रोटियां हैं। ठीक है। अब मैं एक रोटी को आधा खा जाऊं, तो अपने पास कितनी रोटियां बचेंगी? 1 2 3 4, मतलब ये 4 रोटियां बच जाएंगी, ये 4 रोटियां बच जाएंगी और इसका आधा। अब यहाँ पे जो है 5 नहीं 4.5 जो है, 4.5 करके ये अपने पास रोटी बची हुई है, जो कि काउंटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आधा हो गया। काउंटिंग का मतलब होता है कंप्लीट चीज को गिनना। जैसे 1 2 3 4 ये सब कंप्लीट। आप आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे। अगर उसमें से आप आपके ऑफिस से आया कि कितने बच्चे हैं जरा बताना, और आप बोल दो कि 40.5 बच्चे हैं या 39.5 बच्चे हैं, 39.5 बच्चे हैं, तो मैनेजमेंट पागल हो जाएगा, बोलेगा क्या बोल रहा है, 39.5 बच्चे कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे जो है कंप्लीट है ना, एक एक प्रॉपर बच्चे हैं, पूरी बॉडी है ठीक ठाक। अब 39.5 बोलने का मतलब, 39.5 बोलने का मतलब ये हो गया कि एक बच्चा आधा है तो ये गलत हो जाएगा, मतलब चीजें ठीक से काउंट नहीं हो रही हैं, यानी कि आधा हो रही हैं। तो इसलिए काउंटिंग नंबर्स को आपको ध्यान में रखना है, और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को ध्यान रखना है जब आप डिफाइन करोगे इंटीजर्स को। तो ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। चलो, तो ये इतना क्लियर हो गया। आज से आप भूलेंगे नहीं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल जवाब कर लिया जाए, जैसे -2, -5, -1, -1/2, 5, 7, 7.5। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से काउंटिंग है और कौन से काउंटिंग नहीं है। तो वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कर लो, और पॉज करके पहले सेलेक्ट कर लो काउंटिंग कौन से और काउंटिंग कौन से नहीं है। उसके बाद से आप देखना, आई मीन इंटीजर्स कौन है और कौन नहीं है। मतलब काउंटिंग जो पहले देखो, फिर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग एंड पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग देख लेना, और देख लेना इंटीजर्स कौन से नहीं है। ठीक है, चलो आई होप आपने कर लिया। अब चलो चेक करते हैं। देखो 2 जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, किसी कंप्लीट चीज को गिन सकते हैं, और उसका नेगेटिव यानी -2 इंटीजर होगा। -5 ऑल्सो इंटीजर, -1 इज ऑल्सो इंटीजर, -1/2 इज नॉट इंटीजर, 5 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, 7.5 इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। 0 भी एक इंटीजर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी तो एक सेंस देता है कि कोई नहीं है, मतलब 0, तो इसका मतलब ये भी एक सेंस ही है कंप्लीट चीज का, तो इसलिए 0 भी एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं मल्टीपल्स की एंड फैक्टर्स की। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, जहां पे एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ना है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे कि व्हाट आर मल्टीपल्स? पहले बताओ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। तो मल्टीपल एक वर्ड से बना हुआ है, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वर्ड से ये बना हुआ है मल्टीपल्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है आप मल्टीप्लाई यानी गुणा करते जाओ। जैसे 2 के मल्टीपल्स अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 एंड सो ऑन। हम लोग 10 तक ही पढ़ते थे ना, 2 10 जार 20, उसके बाद खत्म नहीं, लेकिन सो ऑन ये आगे बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये सारे जितने भी इसके टेबल में आ रहे हैं, ये सब कहलाएंगे 2 के मल्टीपल्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहता हूं 3 के मल्टीपल्स, तो 3 के मल्टीपल्स खुद 3 होगा, क्योंकि 3 3 के टेबल में आता है, तो 3 हो गया। 3 के बाद क्या आएगा? 3 2 जार 6, 6 के बाद क्या आएगा? 9 एंड 12 एंड सो ऑन। ये 3 के मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, यानी जो आप टेबल्स पढ़ते थे ना, जो टेबल्स, ये इन्फिनिटी का साइन है भाई, भूलना मत। जो टेबल्स आप पढ़ते थे क्लासेस में, वो मल्टीपल्स ही पढ़ते थे आप, उसी को मल्टीपल्स बोलते हैं। तो ये मल्टीपल्स हो गए, यानी कि 2 जो है 2 का खुद मल्टीपल है, फिर 4 भी 2 का मल्टीपल है, 6 भी 2 का मल्टीपल है, 8 भी 2 का मल्टीपल है। ये चीज हो गई। 3 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मल्टीपल का मतलब होता है। अब इसके बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। फिलहाल आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फैक्टर्स? तो फैक्टर्स का मतलब होता है डिवाइड जिससे नंबर कर रहा है, मतलब जो किसी को डिवाइड कर रहा है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। लेकिन डिवाइड कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास 12 है। ठीक है, 12, तो 12 कितने नंबर से डिवाइड होगा? 12 कितने नंबर से डिवाइड होगा? तो पहले तो 1, तो 1 जो है ये 12 का फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद से 2, 2 भी जो है वो 12 का फैक्टर है। फिर 3, 3 भी 12 का फैक्टर है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी 12 को डिवाइड करता है, इसलिए 4 भी 12 का फैक्टर है। 5 नहीं लेंगे, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, अब सीधे 12 जो है इसको डिवाइड करेगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 12 के अपने पास 1 2 3 4 6 एंड 12 टोटल कितने हैं, 6 फैक्टर्स हैं 12 के। ये 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 6। मतलब ऐसे नंबर्स जो 12 को डिवाइड करेंगे वो सब के सब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, सब के सब उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 के पहाड़े में 12 आता है, यानी 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 12 जो है वो 3 का भी मल्टीपल है, 12 जो है वो 4 का भी मल्टीपल है, 12 जो है 6 का भी मल्टीपल है, और 12 जो है 12 का भी मल्टीपल है। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स, वो जिस नंबर के फैक्टर होते हैं वो नंबर उनका मल्टीपल होता है। कंफ्यूज हो गए, देखो जैसे मैंने कहा कि 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो 2 जो है वो 12 का अगर फैक्टर है तो 12 जो है 2 का मल्टीपल होगा। सिंपल सी बात है भाई। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे समझो कि मतलब मान लो अगर मैंने कहा कि a जो है a का फैक्टर b है, ठीक है, ठीक है, फैक्टर, मतलब a इज फैक्टर ऑफ b। तो उस कंडीशन में b जो होगा ना, b, मतलब a जो है वो b का अगर फैक्टर है तो a जो होगा वो b का अगर फैक्टर, तो b जो होगा उसका मल्टीपल हो जाएगा, a का मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल। ठीक है, b इज मल्टीपल ऑफ a। अगर a जो है वो b का फैक्टर है तो b जो होगा वो a का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये एरो बता रहा है कि रिलेशन a का b के साथ क्या रिलेशन, तो a b का फैक्टर है तो b जो है वो a का क्या है, मल्टीपल है। दैट इज सिंपल। जैसे इसको समझो, जैसे 6 और 12 और 2 को समझो, तो 12 मैंने लिख लिया और 2 लिख लिया। ठीक है, तो 2 जो है वो 12 का क्या है, फैक्टर है, फैक्टर। ये 2 जो रहा वो 12 का फैक्टर हो गया, तो 12 जो होगा वो 2 का क्या होगा, 12 जो होगा वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आइडिया इज क्लियर। अगर मैं पूछता हूं कि बताओ 5 जो है वो 12 का फैक्टर है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है ना वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं करेगा, डेसिमल में करेगा, तो इसलिए 12 जो है वो 5 का फैक्टर नहीं है। इन द सेम वे अगर मैं कहता हूं कि 12 5 का मल्टीपल है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो ये मल्टीपल और फैक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, यानी कि जो उसके पहाड़े में आ जाए, जो उसके मल्टीपल में आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। और फैक्टर मतलब जो डिवाइड करे, जो डिवाइड करे। ठीक है, तो सेंस क्या हो गया, थोड़ा सा इसको एक बार और समझ लो। जैसे मैंने कहा कि ए इज फैक्टर ऑफ बी, ए इज फैक्टर ऑफ बी, तो ए इज फैक्टर ऑफ बी का मतलब हो गया कि ए जो है वो बी को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, ए डिवाइड्स बी कंप्लीटली। और अगर मैंने कहा कि ए इज मल्टीपल ऑफ बी, मल्टीपल ऑफ बी, अगर मैंने ये कहा कि ए जो है वो बी का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए को आप बी इंटू समथिंग लिख सकते हो, बी इंटू एम लिख लो, बी इंटू एन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। समझ रहे हो? जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ए इज फैक्टर ऑफ बी, तो ए इज फैक्टर में 2 है, 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो उस कंडीशन में 12 जो होगा वो 2 से कंप्लीटली 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा 12 जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है, तो उसका मतलब 12 को हम 2 गुने 6 लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ए इक्वल टू बी इंटू 6। जो बी है वो मल्टीपल, सॉरी, ए जो है वो मल्टीपल है बी का, तो ए को बी इंटू एम लिख सकते हैं। वैसे ही जैसे 12 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो हम लोग 12 को 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे 24 जो है वो भी 2 का मल्टीपल है, तो इस कंडीशन में 24 को आप 2 गुने 12 लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही 36 है तो 36 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुने 18 लिख सकते हो, एंड सो ऑन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मल्टीपल और फैक्टर की बात हो गई। एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान रखना। जैसे अगर मैंने कहा कि 12 के मल्टीपल्स लिखो, 12 के मल्टीपल्स, तो 12 के मल्टीपल 12 होंगे, 12 12 दूना 24, 12 तिया 36 एंड सो ऑन। तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ऑब्जर्व करना, इसको नोट भी करना, बड़ी अच्छी चीज है कि जो मल्टीपल्स होते हैं ना, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अरे और होना चाहिए वहां पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, द गिवन नंबर। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बाबू मुसा? नहीं समझ में आया? चलो समझते हैं। देखो जैसे 12 है, 12 के सारे मल्टीपल्स जो होंगे ना वो या तो 12 के इक्वल होंगे या 12 से बड़ा होगा। जैसे 12 का मल्टीपल 12 भी होता है तो इक्वल हो गया, और 12 के बाकी सारे मल्टीपल्स होंगे 24 36, ये सब उससे बड़े होंगे। तो वही लिखा गया है कि जो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है, एज वेल एज अगर फैक्टर्स की बात करें तो 12 के फैक्टर्स आपने क्या लिखा था, 12 के फैक्टर्स लिखे थे आपने 1 2 3 4, उसके बाद से 5 तो नहीं था यार, 4 था, मैंने गलती से 5 लिख दिया, 4, हाँ जी, उसके बाद 5 तो नहीं था, 6 था, और 6 के बाद सीधे 12। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं आप देख सकते हो 12 से छोटे या फिर 12 के इक्वल है। तो आप
अगर फैक्टर्स के बारे में बात करो, फैक्टर्स के बारे में, तो फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर्स। ठीक है, ये हो गए आपके फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये सब चीजें समझे रहोगे ना तो वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह में एलसीएम एसएफ के बड़ा काम आएगा और कॉन्सेप्ट समझने में बहुत काम आएगा। तो इतना क्लियर है क्या? हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई कमी अगर आपको दिखती है, मेरे नजर में अच्छा है, बाकी आपको कोई कमी दिखती है तो जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे और भी समझा सकते हैं क्या। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट, तो आपने अगर मल्टीपल्स और फैक्टर्स अच्छे से समझ लिए तो प्राइम और कंपोजिट आपको समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स में ना एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। अब एग्जैक्टली टू फैक्टर्स का मतलब सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। एक वो नंबर खुद और एक वन एंड द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे पहले डेफिनेशन देख लो उसके बाद से। और कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, कंपोजिट नंबर की, तो इसमें क्या होता है कंपोजिट नंबर में, जरा यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। कंपोजिट नंबर में मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। मोर देन टू फैक्टर्स। मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूं, 1 2 या 11 से लिखता हूं। ठीक है, 11, उसके बाद से 12, उसके बाद से 13, उसके बाद से 14, 15। इतना एग्जाम्पल काफी है समझने के लिए। देखो 11 के दो ही फैक्टर्स हैं। 11 के कौन कौन से दो फैक्टर हैं? एक 1 और एक 11 खुद। 12 के सिर्फ दो फैक्टर नहीं है, 12 का एक फैक्टर, अरे यार बहुत सारे फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किया था, क्या मैं लिखूं सारा? मतलब 12 के मैक्सिमम 6 फैक्टर्स हैं, मैक्सिमम 6 फैक्टर्स हैं। तो 12 के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो इसलिए क्या हो गया, ये जो है ये प्राइम है, इसको मैं बोल दूंगा ये प्राइम है। और ये क्या हो गया, ये कंपोजिट हो गया। फिर उसके बाद 13 जो है, इसके दो फैक्टर्स हैं 1 एंड 13, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्राइम। 14 जो है कंपोजिट हो गया और 15 जो है कंपोजिट हो गया। सी फॉर कंपोजिट। तो ये क्यों? क्योंकि 14 में भी आप देखो तो एक 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हो गए, इसलिए 14 जो है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 15 में भी आप 15 को आप 1 से काट सकते हो, आप 3 से काट सकते हो, आप 5 से काट सकते हो, है ना। और उसके बाद से आप 15 से खुद काट सकते हो। तो ये जितने भी नंबर है 1 3 5 एंड 15, ये इसके फैक्टर्स हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो इसलिए 15 भी क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो कंपोजिट को अगर चेक करना है ना, तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो। जस्ट देखो कि कितने ऐसे नंबर से वो कट रहा है। अगर एग्जैक्टली दो नंबर से कट रहा है, एक तो 1 और एक खुद से, तो फिर वो क्या हो गया, प्राइम। और अगर दो से ज्यादा कट रहा है तो वो क्या हो गया, कंपोजिट। बड़ा सिंपल है। अच्छा, कंपोजिट नंबर का एक और फंडा है, जैसे जानते हो, जैसे मान लो 24 लिखा हुआ है, तो 24 को आप क्या क्या लिख सकते हो? 24 को आप 1 into 24 लिख सकते हो। चलो वन वन वाला नहीं लिखेंगे फिलहाल, फिर भी लिख ले रहा हूँ चलो आपको समझाने के लिए। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, और करके लिखो, और 24 को आप लिख सकते हो 2 into 12, है ना। और 24 को आप लिख सकते हो 3 into 8। और 24 को आप लिख सकते हो 4 into 6, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में अगर आपने किसी चीज को लिखा है, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में, और वो अदर देन 1 है, जैसे 11 जो है, 11 को आप 1 into 11 लिख लोगे, तो ये भी तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें एक नंबर जो है वो क्या है, एक नंबर ये जो है ये 1 है। तो आपको चेक करना होगा कि ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं इंटीजर्स के, 2 into 12, 3 into 8 और 4 into 6, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें क्या ये दोनों के दोनों नंबर अदर देन 1 है? अगर अदर देन 1 है तो गिवन नंबर जो होगा वो कंपोजिट होगा। अगर 1 है तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि वो कंपोजिट है कि नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट देखो और बता दो कि वो कंपोजिट है। नहीं समझे? एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे मान लो आपने 13 लिया, तो 13 का मतलब ये हो गया कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा 1 into 13 लिख सकते हो और किसी तरह से नहीं लिख सकते, इसलिए 13 जो है वो एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 11 into 13 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कंपोजिट है कि प्राइम है? सीधी सीधी बात है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि 11 into 13 का प्रोडक्ट है। 11 into 13 का प्रोडक्ट जो आएगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा, जो 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। और ये दोनों 11 जो और 13 जो है, दोनों 1 के अलावा है ना। 11 और 13 दोनों अलग अलग है यार, 11 अलग है, 13 अलग है। तो इसलिए 11 और 13 दोनों अलग अलग होने की वजह से हम ये कहेंगे कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि 11 प्राइम है और 13 प्राइम है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ना ना, ऐसा नहीं है। दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, चाहे वो प्राइम हो चाहे कुछ भी हो, आपका हमेशा का हमेशा क्या आएगा, कंपोजिट आएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों नंबर अदर देन 1 होने चाहिए, अदर देन 1।
ठीक है, 1 मतलब न्यूमेरिकल 1, ये याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया 17 इंटू 21 या 21 ना लिखे 23 अगर मैं कर दूं और बोलूं कि बच्चों बताओ ये प्राइम है कि कंपोजिट, तो आप सीधे बोलोगे कि ये क्या है, ये कंपोजिट है। सीधे सीधे बोल दोगे कंपोजिट है, क्योंकि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, और अदर देन 1 भी है। अगर अदर देन 1 वाला कंडीशन नहीं रहता तो हम 17 को भी कंपोजिट बोलते, क्योंकि 17 को 1 इंटू 17 लिख दिया, दो इंटीजर का प्रोडक्ट तो ये भी है, लेकिन इसमें एक वैल्यू 1 है, इसलिए इसको हम प्राइम नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक बच्चा क्रॉस क्वेश्चन मेरे से किया कि सर 17 को जब हम 1 इंटू 17 लिखते हैं, है ना, तो इसको प्राइम बोलते हैं, लेकिन 12 को अगर हम 1 इंटू 12 लिखेंगे तो इसको प्राइम नहीं बोलेंगे, ये तो कंपोजिट है। तो अरे मेरे लाला, ये समझो कि 17 जो है इसको फिर से तुम दो नंबर्स में तोड़ नहीं सकते, है ना, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये प्राइम है। लेकिन 12 को आप 2 इंटू 6 लिख सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस नंबर को आप 1 इंटू 17 लिखोगे, अगर फिर से आप उसको नहीं लिख पाते हो दो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो फिर वो प्राइम ही होगा। लेकिन हाँ, अगर 1 इंटू 12 है जिसको आप 2 इंटू 6 लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकते हो, तो इस कंडीशन में इसको देख के आप कहोगे कि ये क्या है, ये कंपोजिट है। ठीक है, यानी दो इंटीजर का प्रोडक्ट अदर देन 1 हमेशा क्या होगा, कंपोजिट ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ रह गया, कोई डाउट रह गया, कोई प्रॉब्लम रह गई, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर कमेंट पढ़ता हूं। और मन से पढ़ो, कोई कंफ्यूजन रह जाए तो पूछो, मैं भी समझ पाऊं कि क्या कंफ्यूजन होता है। वैसे मैं जनरली कोशिश करता हूं कि हर एक चीज को स्मूथली खत्म कर दूं, हर एक चीज को अच्छे से समझा दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो जस्ट आस्क मी, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। मेरे ख्याल से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।